हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एलसीएम एवं एचसीएफ चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 2 है, अर्थात इस चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने एलसीएम अर्थात लसाअ की परिभाषा और उसको लसाअ को ज्ञात करने की विधियों की चर्चा हमने कर लिया है, जिसमें हमने लसाअ ज्ञात करने की कुल 4 विधियों को आपको समझाया था। आज की क्लास में हम दशमलव संख्याओं का लसाअ कैसे ज्ञात करते हैं यह सिखाएंगे। इसके बाद भिन्नात्मक संख्याओं का लसाअ कैसे ज्ञात करते हैं यह सिखाएंगे, और उसके बाद घातांक वाली संख्याओं का लसाअ कैसे ज्ञात करते हैं यह सिखाएंगे। तो सबसे पहले दशमलव संख्याओं का लसाअ कैसे ज्ञात किया जाता है यह सीखेंगे। उसके लिए यहां लिखी गई यह बात हमें समझना होगा। याद में करने के लिए नहीं कहता, हमेशा यह कहता हूं कि आप इसे समझें, ठीक है। तो हमें यह बात समझनी होगी। क्या बोल रहा है? दशमलव संख्याओं का एलसीएम का मतलब लसाअ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमने पिछले क्लास में बताया था। एलसीएम निकालने के लिए संगत पूर्णांक संगत पूर्णांक संख्याओं का लसाअ निकालें। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप दशमलव संख्या का लसाअ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए संगत पूर्णांक मतलब उस दशमलव संख्या का पूर्णांक क्या है उस चीज का लसाअ निकालें, ठीक है। तथा प्राप्त लसाअ में दशमलव के सबसे कम अंकों की संख्या के बराबर दशमलव राइट से लेफ्ट की ओर डालें। यहां हमने क्या पढ़ा, क्या कर दिया, आपको कुछ नहीं समझ में। अब मैं जब इसका उदाहरण लूंगा तो आपको स्पष्ट जरूर होगा। देखिए लिखा है 1.6, 0.32, 0.049 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो जो यहाँ निर्देश दिया गया वही मैं कर रहा हूं, आपको यह बातें समझ में आ जाएंगी। क्या कर रहा है? दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए संगत पूर्णांक, तो इस चीज का जो पूर्णांक है वह कितना हो जाएगा? 16। मतलब दशमलव हटा दीजिए तो पूरा अंक जो बनेगा वही पूर्णांक होगा, ठीक है। और इसका पूर्णांक इस दशमलव संख्या का पूर्णांक क्या होगा? 32, और इस दशमलव संख्या का पूर्णांक क्या होगा? 49। तो जो उसने स्टेटमेंट में कहा है सबसे पहले उतनी बात हमको लिखना पड़ेगा। हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। इतना करने के बाद संगत पूर्णांक संख्याओं का लसाअ निकालें। अब इनका लसाअ निकालते हैं। हमने 4 विधि बताया था, लेकिन वैदिक विधि 2 संख्याओं के लिए ही कैपेबल होगी। 3 संख्या आएगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी आप इसे मतलब कि ये जो है इसे हम कम से कम 3 विधियों से तो इसका लसाअ फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे सरल जो मुझे लगता है वो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि भी सरल होती है, लेकिन मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका लसाअ निकालूंगा। बाकी आपको तरीका पता ही है, आप किसी एक विधि से लसाअ इनका निकाल लें। मैं निकाल रहा हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो लिखूंगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। तो कितनी बार गुणा है इनका? 2 का 4 बार, तो 2 की घाते 4। ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे लिख लीजिए। 32 को लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 की घाते कितना आएगा? 5। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और 49 को लिखेंगे 7 गुणते 7, तो ये 7 पर घाते 2। अब इतना अभाज्य गुणनखंड कर देने के बाद इनका लसाअ कैसे फाइंड करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। तो इनका अभी 16, 32, 49 का लसाअ मैं निकाल रहा हूं। लसाअ फाइंड करने के लिए मैंने बताया था जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसमें से, जैसे कि यहाँ भी 2 वाले अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ भी 2 वाले हैं, तो इनमें सबसे बड़ी घात वाला अभाज्य गुणनखंड आप पकड़ लें। तो इनमें क्या बड़ा है? 2 की घाते 5, ऐसा लिख लें आप। और ये तो
2 की घाते 7, 7 की घाते 2 एक ही जगह है, तो इसको भी आपको लिखना ही पड़ेगा, तो 7 की घाते 2। तो इस तरह से यह जो भी होगा इसका गुणा कर दीजिए, आपको लसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घाते 5 का मान 32, क्यों 2 की घाते 5 का मान 32 आएगा। ठीक है, और 7 की घाते 2 का मान कितना 49। आप ध्यान दीजिए 32 का 49 में गुणा होगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 32 का गुणा 49 में करने के लिए इस तरह से गुणा करेंगे 49 गुणते 32। बट मैं यहाँ भी आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे लिखें इसको 32 गुणते 50 माइनस 1, बड़ा आराम से ये गुणा कर दिया जाएगा। देखिए कैसे, अब 32 गुणा 50 करेंगे, 0 बढ़ा दीजिए, 5 दूना 10 के 0 हाथ से लगा 1, 5 3 15 1 16, 1600, और फिर इसमें गुणा कर दीजिए 32। मैं तो आपको समझा रहा हूं, वरना मैं अभी 1600 में 32 यहां गुणा करने के बजाय मैं लिखता 1600 माइनस 32 आ जाता, बट आपको समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ा। ठीक है, अब 1600 में आप 32 घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और ये आया 15, 168। तो 16, 32 और 49 का जब लसा निकाला गया तो 1500 कितना आया 68 आया। तो क्या हमारा आंसर यही होगा? नहीं, पहले इसने कहा था पूर्णांक संख्याओं का लसा निकाले, तो हमने निकाल लिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्राप्त लसा में दशमलव के सबसे कम अंकों की संख्या के बराबर, प्राप्त लसा में दशमलव की सबसे कम अंकों की संख्या के बराबर। इसमें दशमलव में सबसे कम अंक किसमें है? ये दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है? इसमें है। दशमलव के बाद कितने इसमें अंक हैं? 1। तो ध्यान दे, तो दशमलव मतलब एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, लेकिन किधर से? राइट से लेफ्ट। तो उधर राइट हैंड ये है, राइट से लेफ्ट की ओर एक अंक पर आप दशमलव लगा दें। तो इन सभी संख्याओं का जो लसा आएगा वो 156.8 होगा। इसका जो लसा होगा 156.8 होगा। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं का लसा ज्ञात करते हैं। समझ में आया होगा? अगर यह कम समझ में आए तो एक और उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है, उनको चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा है? 2.4, 0.36, 0.045। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या लिख ले 24, 36, 45, क्योंकि कहा था ना किसका दशमलव संख्याओं का लसा निकालने के लिए पूर्णांक संगत पूर्णांक लिखिए। तो इसका संगत पूर्णांक ये, इसका संगत पूर्णांक ये, और इसका संगत पूर्णांक ये होगा। अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे 2 दूना 4, दूना 8 तिरिक 24। ये 3 बार है, तो 2 की घाते 3 गुणते 3 की घाते 1, कोई घात नहीं तो 1 लगा देंगे। यहाँ हम लिखेंगे 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ये 2 की घाते 2, क्योंकि 2 ही बार है, और 3 की घाते 2, क्योंकि ये भी 2 बार है। और यहाँ लिखेंगे 3 त्रिक का 9 बचे 45, 3 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 1। इनका लसा अगर हम निकालते हैं तो ध्यान दें, हमने बताया कि ऐसे अभाज्य गुणनखंड में अगर हम 2 देखते हैं तो 2 यहाँ है और कहीं नहीं है। इन दोनों में सबसे बड़ी घात वाला कौन है? यह है। इसे आप लिख लें 2 पर घाते 3 गुणते 3 घात में यहाँ पर है 3, अभाज्य गुणनखंड 3 जो है वो यहाँ है। इन सब में सबसे बड़ी घात वाला ये है, इसको लिख लें। उसके बाद 5 वाला तो केवल यही है और कहीं नहीं है, तो सबसे बड़ी या छोटी आप इसमें क्या करेंगे? यही सबसे बड़ी घात वाला मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब आप इनका गुणा 2 पर घाते 3 का मान कितना होता है? 8, 3 पर घाते 2 का मान कितना होता है? 9, और ये आपका 5। देखिए, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 गुणते 9। देखिए, आप कहेंगे कि इसका इसमें गुणा नहीं किया 40, इसलिए मैंने कर दिया 40 का गुणा फिर 9 में करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि 0 बढ़ा दीजिए, 4 9 36, कितना है आपका? 360। तो 24, 36, 45 का लसा बनेगा 360। अब इसका लसा 360 बन गया, तो सही उत्तर क्या होगा? क्या उसमें बोला था? प्राप्त लसा में दशमलव के सबसे कम अंकों की संख्या के बराबर। दशमलव के बाद एक अंक इसमें, दशमलव बाद 1 2 अंक इसमें, 1 2 3 अंक इसमें।
तो सबसे कम अंक इसमें तो कितने अंक हैं दशमलव पर? 1। तो राइट से लेफ्ट की ओर आप एक अंक पर दशमलव लगा दें। राइट से लेफ्ट की ओर जब लगाऊंगा मैं दशमलव तो यहाँ पर ही दशमलव लग जाएगा, अर्थात 36.0। 36.0 को हम क्या लिख सकते हैं? 36, अर्थात 2.4, 0.36 और 0.045 का जो लसाअ बनेगा वो कितना होगा? 36। आई होप कि आपको यह समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको बताएंगे कि भिन्नात्मक संख्याओं का लसाअ कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम एलसीएम भिन्नों का ज्ञात करेंगे। भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब जो संख्या भिन्न के रूप में होती हैं उन संख्याओं का एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र यहां दिया गया है, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। मतलब अगर भिन्न का लसाअ ज्ञात करेंगे तो भिन्न में जो अंश होते हैं उनका लसाअ ज्ञात करना पड़ेगा और जो हर होते हैं उनका मसाअ ज्ञात करना पड़ेगा। बट आप कहेंगे कि मसाअ तो हमें अभी पढ़ाया नहीं गया, तो हम मसाअ कैसे इसमें से निकालेंगे? डोंट वरी, मैं उसे भी बड़े शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है 4/5, 6/25, 8/15 का लसाअ निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ 4/5, 6/25, 8/15 का क्या निकालना है? लसाअ। तो भिन्नों का लसाअ जो होगा, एलसीएम जो होगा, वो अंशों के एलसीएम के बराबर होगा। तो इनमें अंश क्या है? 4, 6 और 8। तो 4, 6, 8 का लसाअ बटा हरों का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो मसाअ। 5, 25, 15 का लसाअ, मसाअ। अब जरा ध्यान दें, लसाअ निकालने की कई विधियां हमने सिखाया है, कुछ बच्चे उन सब विधियों पर उछल कर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बिना कलम के ही आपको लसाअ मतलब कि समझा दे रहा हूं। ऐसे आप लसाअ निकालें। 4, 6 और 8 का लसाअ निकालने के लिए आप इन सब का पहाड़ा पढ़ें। ये सारे जो जितने अंक हैं, ये सभी अंक पहली बार जिस नंबर पर मिल जाएंगे वही इनका लसाअ होगा। तो आप ध्यान दें, 24 वो नंबर दिख रहा है जहां पर ये सब पहली बार मिल जाएंगे। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, और 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। वैसे ये सब फिर 48 पर भी मिलेंगे, लेकिन ये दूसरी बार मिल रहे हैं। सबसे पहली बार ये जिस मतलब कि इन सब का पहाड़ा पढ़ने पर जिस अंक पर ये मिल जाए, जिस संख्या पर मिल जाए, वही संख्या इनका लसाअ होगा, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो जिस हिसाब से आप इसका लसाअ निकालते हैं निकाल दीजिएगा। कुल मिलाकर 4, 6, 8 का जो लसाअ होगा वो कितना होगा? 24। और ये उसी विधि से निकाला मैंने जो गुणक वाला होता है, ठीक है, गुणक वाली विधि से निकाला। अब यहाँ पर इनका मसाअ, ठीक है। लसाअ में हमने कहा पहाड़ा पढ़िए जहां पर मिले पहली बार वो लसाअ होता है, बट मसाअ में क्या करना होता है? किसी एक का मतलब किसी एक संख्या को का पहाड़ा लीजिए, बड़ा से बड़ा पहाड़ा, उसको पढ़िए और ये सभी आए, 5 भी आए, 25 भी आए और 15 भी। ऐसा कौन सा पहाड़ा होगा? तो आप बोलेंगे सिर्फ 5, क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 भी आएगा एक बार पढ़ने पर, 25 भी आएगा 5 बार पढ़ने पर, और 15 भी आएगा 3 बार पढ़ने पर। तो देखिए लसाअ में सभी जितनी संख्याएं हैं उनका पहाड़ा पढ़िए और किसी एक संख्या पर जाकर मिल जाए पहली बार वो लसाअ होगा। मसाअ में किसी एक संख्या का पहाड़ा पढ़िए और ये संख्या बड़ी से बड़ी रहे, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर वो सब आ जाए, नहीं, किसी एक संख्या का पहाड़ा पढ़िए और जो यहाँ लिखे गए नंबर वो सबके सब आ जाए। यहाँ हमने किस संख्या का पहाड़ा पढ़ा है? 5 का, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। तो इसका इन सभी का जो लसाअ आया वो जो लसाअ आया वो क्या होगा? 24/25। तो इस तरह से यह पहला क्वेश्चन सॉल्व किया गया, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा।
1/3 तो 1/3 कामा 5/9 कामा 5/6 कामा 4/27 का लसागु। अब देखिए अंश का लसागु निकालना है तो क्या अंश में लिखा है 1 5 5 4 का लसागु बटा इनका मास 3 9 6 27 का मास। अब ये भी बताया लसागु के लिए जितने ऊपर अंक लिखे हो सबका पहाड़ा पढ़िए, जहां पहली बार मैच कर जाए तो जाहिर सी बात है 20। एक का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 5 का पहाड़ा 20 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। इसका भी वही हाल है, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर फाइनली सबका जो लसागु होगा वो कितना होगा। तो देखिए मास इनका कैसे निकालेंगे 3 9 6 27। वो बड़ा से बड़ा पहाड़ा पढ़िए जिसको पढ़ने पर ये सभी नंबर आ जाए। वो 3 ही है, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 भी आ जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 27 भी आ जाएगा। तो मास से कितना होगा इनका 3। तो इस तरह से हमने इन सब का जब लसागु निकाला तो वो कितना आया 20/3। अब हम घातांक वाली संख्याओं का लसागु निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब हम घातांक का लसागु समझते हैं। घातांक का लसागु ज्ञात करने के लिए हमें उसके 2 टाइप समझने होंगे। मतलब किसी भी घातांकीय संख्या का लसागु आप ज्ञात करेंगे तो उसके 2 टाइप बनते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है मैं पढ़कर सुना रहा हूं। जब दिए गए पदों का आधार समान हो। अब देखिए आधार क्या होता है, जैसे लिखा है 5 की घाते 3, इस तरह से कोई संख्या लिखी गई है तो ये जो 5 है इसको क्या कहते हैं आधार और 3 को क्या कहते हैं घातांक। तो बोल रहा है जब दिए गए पदों का आधार समान हो, मतलब जितने पद दिए गए हैं उन सब में आधार समान हो तो अधिकतम घात वाला पद ही दिए गए पदों का लसागु होता है। पहले टाइप में हमने आपको बताया यदि दिए गए पदों में जो घातांक वाले पद हैं उन पदों में आधार समान होता है। देखिए उन पदों का आधार समान होता है तो अधिकतम घात वाला पद ही उन पदों का क्या बोला जाता है लसागु। अब उदाहरण देखिए 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 5, 2 की घाते 10। सब में आधार क्या है 2 2 2 2। आधार समान है तो अधिकतम घात वाला पद कौन है, इसकी घात तो 2, इसकी घात 3, इसकी घात 5, इसकी घात 10। अधिकतम घात वाला पद यह है। तो इन सब में जब इन सब का लसागु निकालेंगे तो वो लसागु क्या होगा 2 की घाते 10। मतलब इसका लसागु क्या होगा 2 की घाते 10। एक और उदाहरण है 3 की घाते -2, 3 की घाते -4, 3 की घाते -7, 3 की घाते -5। अब यहां भी आधार 3, यहां भी आधार 3, यहां भी आधार 3, यहां भी आधार 3। आधार सब जगह समान है, जिसमें घात बड़ी होगी वही वाला इन सभी संख्याओं का लसागु होगा। -2, -4, -7, -5। तो सबसे बड़ी घात इसमें है, क्योंकि अगर माइनस में घात लगी रहेगी तो जिसमें संख्या छोटी होगी वो सबसे बड़ी घात मानी जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात वाला पद ये है। तो इसका लसागु क्या होगा 3 पर घाते -2। ठीक है, टाइप 1 मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में बताया गया कि यदि आधार समान नहीं हो
मतलब अभी जो आधार समान दिखते थे वो समान नहीं हो, तथा आधार में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर मतलब समान गुणनखंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया 3, एक को आधार ले लिया, एक को आधार 2 ले लिया, तो ये और ये आधार अलग है, लेकिन अब ये 3 में जो गुणनखंड है वो 3 ही है, इसमें 2 है, इसमें गुणनखंड भी समान ना हो। जैसे अगर मैं ये लूं 6 ले लूं और 9 ले लूं, ठीक है, और इसकी घात 2 रखो, इसकी घात 3 रखो, ठीक है, आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है, लेकिन इसमें गुणनखंड समान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 को हम लिखेंगे 2 गुणते 3, उसकी घात 2 लगा दीजिए। 9 को हम लिखेंगे 3 गुणते 3, उसकी घात 3 लगा दीजिए। तो ध्यान दें, यहाँ एक गुणनखंड 3 है और यहाँ भी एक गुणनखंड 3 है, ये गुणनखंड इनका समान हो गया। गुणनखंड समान हो गया मतलब कि फैक्टर कॉमन हो गया। क्या टॉपिक कर रहा है? आधार समान नहीं हो, तो आधार तो समान नहीं था और तथा आधार में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, लेकिन यहाँ आधार में एक कॉमन फैक्टर 3 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो ऐसी संख्या का लसाअ हम नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि जिसमें कॉमन फैक्टर भी ना मिले, ठीक है, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर मिल गया। तो आप पूछेंगे कि अगर मान लीजिए ये तो वो वाला टाइप हो गया जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तो उनका लसाअ निकालेंगे। मान लीजिए हमको इसका लसाअ निकालना है, तो कोई बात नहीं, तो आप ये जो यहाँ एक बार लिखा है और एक बार यहाँ लिखा है, इसको अलग से लिख लीजिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात वाला लिख लीजिए और उसके बाद 2 की घातें क्या है 2 और फिर 3 की घातें क्या है 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका लसाअ निकलेगा। कुल मिलाकर हमने टाइप में हमने यहाँ पर जो टाइप बताया उसमें यह है कि आधार समान नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आधार में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो दिए गए पदों का गुणनफल क्या होता है? लसाअ होता है। तो यहाँ पर आधार समान नहीं है, कॉमन फैक्टर भी मुझे नहीं नजर आ रहा है, तो इनका लसाअ क्या होगा 2 की घातें 3 गुणते 3 की घातें 4 गुणते 5 की घातें 2, गुणा कर दीजिए। अब 2 की घातें 3 का मान होता है 8, 3 की घातें 4 का मान होता है 81 और 5 की घातें 2 का मान होता है 25। बड़े ध्यान से देखिए, 2 की घातें 3 का मान 8, इसका 81, इसका 25। 25 का गुणा अगर हम 8 में करते हैं तो हमको 200 मिलेगा गुणते 81। अब 2 0 बढ़ा दीजिए, 81 दूना 162, तो ये आ जाएगा इनका लसाअ। तो इस तरह से इसे हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और है जो उदाहरण है, इसको देखते हैं। इसका लसाअ इन दोनों में कोई भी चीज मतलब कि कॉमन नहीं है, मतलब आधार समान नहीं है और साथ ही साथ उसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो लसाअ निकालने के लिए सबसे पहले 2 की घातें -2 को हम लिखेंगे, या सॉरी 3 होना चाहिए। 2 की घातें -3 को हम लिखेंगे 1 बटा, देखिए इसकी घात माइनस से प्लस करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 2 की घातें 3 और 1 बटा 8 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की घातें -2 को 3 की घातें 2, 1 बटा 3 की घातें 2 बराबर 1 बटा 3 की घातें 2 का मान 9 हो जाएगा। अभी 1 बटा 8 और 1 बटा 9 इनका जो लसाअ होगा अभी हमने बताया अंश का लसाअ, तो 1 और 1 का लसाअ 1 ही होगा, ठीक है। और ये जो आपका हर में लिखा गया है इसका मौसा, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो इन दोनों को मतलब कट कर जाए? वैसे तो कोई पहाड़ा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो 1 लिया जाएगा, तो इनका मतलब मौसा 1 आया। तो 1 में 1 का भाग उत्तर कितना आया आपका 1 आया।